हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज हम इतिहास के कुछ पन्ने फरोलते हैं और चलते हैं आज से 2300 साल पीछे। जी हाँ, 2300 साल पीछे। टू बी प्रिसाइज, मैं बात कर रहा हूँ 356 बीसी। जी हाँ, 356 बीसी। ये वो साल था जब इस दुनिया पे महान योद्धा का जन्म होता है। ग्रीस के नॉर्थ के एक राज्य मैसिडोनिया में पेला नाम के एक टाउन में ये महान योद्धा जन्म लेता है। आपने अभी तक गैस कर लिया होगा, ये तो मुझे लगता है। तो मैं फिर बता दूं। जी हाँ, वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर महान भी कहते हैं। उसके पिता जो मैसिडोनिया के वहाँ के राजा थे, वो थे फिलिप द सेकेंड। फिलिप सेकेंड भी बहुत ही महान राज्य थे वो, और योद्धा थे। उनकी कई शादियां हुई थी और उनकी जो सातवीं बीवी थी वो थी इसकी अलेक्जेंडर की माँ, वो थी ओलंपियस। ओलंपियस जो थी वो खुद ग्रीक नहीं थी, वो एप्रस नाम के साउथ ईस्ट यूरोप के एक राज्य घराने से ताल्लुक रखती थी। उसकी जो बाकी जो बीवियां थी वो सब, कोई उनमें से कोई भी ग्रीक नहीं थी, वो दे वाज ऑल फ्रॉम फॉरेन डायनेस्टीज। तो एप्रस के बारे में आपको मैं कुछ बता दूं, ये बहुत जादू टूने करने वाली लेडी थी। बहुत सुपर नेचुरल पावर्स में ये बिलीव करती थी। ये तो भैया रात को अपने पलंग पर सांपों को रख के सोती थी। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये ग्रीक गॉड्स को बहुत फॉलो करती थी, उनको बहुत मानती थी। और ये अपने बेटे को बचपन से ही लोरियां सुनाती थी। कौन सी लोरियां? होमर्स की इलियाड, जो ट्रोजन वॉर है। कैसे ग्रीक आर्मी ने ट्रॉय के शहर पर कब्जा कर लिया, और उनमें से जो उनका जो योद्धा था आर्कलिस, जो महान योद्धा था, अलेक्जेंडर उसको अपना आइडियल मानता था। जो फिलिप सेकंड जो था, उसने अपने बेटे के लिए एक ट्यूटर को रखा, जो उस टाइम जो उसने उसको गुरु बनाया। और वो कौन था? उस टाइम का सबसे प्रसिद्ध और महान दार्शनिक। उसका भी आपने गैस कर लिया होगा, मुझे पता है आप हर एक चीज गैस कर लेते हो। वो है एरिस्टोटल। यस, एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं। उसने उसको तालीम दी, किस चीज की शिक्षा दी? उसने उसको फिलॉसफी, साइंस, बॉटनी, जोलॉजी और लिटरेचर की शिक्षा दी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि एरिस्टोटल ने ही उसके दिमाग में शुरू से ये चीज डाली थी कि ग्रीक कॉम जो है वो सबसे सुपीरियर है, और जो बाकी पर्शिया है, इजिप्ट है, एशिया माइनर है, ये सारे सारे हमारे गुलाम हैं। तो तूने इन पे राज करना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको शुरू से ही ऐसी तालीम दी गई थी। तो जैसे जैसे वो फिर वो बड़ा होता है, और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी काबिलियत तारीफ, जो उसकी कुशलता थी। तो ताकतवर तो वो था ही, तो उसकी कुशलता का भी आपको मैं अपने किस्सा में आपको सुनाना चाहूँगा। फिलिप सेकंड का एक बार दरबार लगा होता है। उस दरबार में एक घोड़ सॉरी जो सौदागर, घोड़ों का सौदागर पहुंचता है। वो उस घोड़े की कीमत लगाता है, बड़ी भारी कीमत होती है। मगर जो वो घोड़ा होता है वो एक जंगली की तरह का घोड़ा बिहेव कर रहा होता है, इस तरह जैसे कि जंगली घोड़ा बिहेव करता है, और बिल्कुल बेकाबू होता है उस दरबार में। और हैरानी वाली बात यह थी कि उसके जहाँ पे जितने भी कमांडर और जो घोड़सवार थे, कोई भी उसको लगाम डालने में और उसको काबू करने में नाकामयाब रहता है। जो अलेक्जेंडर वहाँ पे होता है वो बड़ा हताश होता है, उसको बहुत दुख लगता है, और वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे कृपा करके मुझे एक मौका दीजिए इसको काबू करने का। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं इसकी जितनी भी कीमत होगी वो अपने खुद अ, अपनी तरफ से उसकी भरपाई करूँगा। तो फिलिप सेकंड जो है वो उसको वो मौका दे देता है। तो वो क्या करता है कि उसके पास जाता है घोड़े के,
और उसको सहलाता है और उसका मुंह सूरज की तरफ करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है वो जो है घोड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है और वो दबक से उसके पीठ पे जाके बैठ जाता है और सवार हो जाता है। और फिर वो सब जो वहाँ पे मौजूद होते हैं दरबार में, सबको ये बात बोलता है कि ये घोड़ा कोई जंगली घोड़ा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी परछाई से डर रहा था जो कि उसको जमीन पर नजर आ रही थी। जैसे ही मैंने इसका मुंह सूरज की तरफ किया और वो भाग गई और मैंने इसको अपने काबू में कर लिया। तो मानते हैं ना इसकी कुशलता। जी हाँ, और वो घोड़ा अंत तक, जब तक वो उसने लास्ट अपनी बैटल लड़ी है, वो घोड़ा उसके साथ रहा। उस घोड़े का नाम था ब्यूसिफेलस। उसके नाम पर अलेक्जेंडर ने एक नगर भी बसाया। जब वो वहाँ पे घोड़ा घोड़ा जो था उसने अपना दम तोड़ा, उसके नाम पर उसने वो नगर भी बसाया। और वो नगर कहाँ पे था? वो था एक्चुअली इंडस रिवर पे। जब वो हिंदुस्तान की तरफ चढ़ाई करता है तब वो इंडस रिवर के जो आजकल के जो मॉडर्न डे पाकिस्तान जलालापुर वो पड़ता है, वहाँ पे वो नगर आज भी मौजूद है। अब उसका नाम चेंज करके उन्होंने जो जलालापुर कर दिया हुआ है। तो 20 साल की आयु में जब वो पहुंचता है तो फिलिप द सेकंड जो था वो एक बार उसकी बेटी जो थी क्लियोपेट्रा, जो कि अलेक्जेंडर की बहन थी, उसकी शादी के जश्न में वो पहुंचता है फिलिप द सेकंड। जैसे ही वो थिएटर पे पहुंचता है, वो उसके जो 7 अंगरक्षक होते हैं उसके साथ, उसमें से एक अंगरक्षक अपन वो चाकू निकालता है और उसके ऊपर वार कर देता है और उसको घायल, वहां पे उसको स्टैब करके वो भाग जाता है। और जैसे ही वहां से वो भागता है, आगे गेट पर एक घोड़ा वहां पे उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ऊपर वो बैठता है, फरार होने की कोशिश करता है और थोड़ी देर आगे जाके अलेक्जेंडर उसको दबोचता है और उसको वहीं पे मार डालता है। कई हिस्टोरियंस इस पर ये राय देते हैं कि फिलिप सेकंड को मरवाने में कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर और उसकी माँ का हाथ रहा है। उसकी वजह एक ये भी है कि थोड़ी देर पहले ही उस फिलिप सेकंड ने एक और शादी कर ली। जी हाँ, 8वीं शादी। और वो किससे की थी? वो मैसिडोनिया की एक लड़की से की थी। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि उसकी जो सारी रानियां हैं उसमें कोई ग्रीक नहीं है और वो एक प्योर मैसिडोनियन और प्योर ग्रीक जो है एक औलाद चाहता था। तो ये एक वजह थी। और यही वजह उन दोनों फिलिप अलेक्जेंडर और उसकी माँ को उसके अंदर ये कहने को एक ग्रज था। तो जिसके हिस्टोरियंस की राय ये है। तो एनी हाउ, जैसे भी हो, हम इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकते, मगर मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही वो फिलिप द सेकंड जो है वो उसकी मौत होती है, ये बिना कोई टाइम गंवाए हुए, बिना कोई समय वेस्ट किए, ये गद्दी पे काबिज हो जाता है और अपने आप को मैसिडोनिया का राजा घोषित कर देता है। और इसके जितने भी राइवल्स होते हैं, इसके कजन्स, वो सब जो गद्दी को हथियाने की कोशिश में लगे होते हैं, और सबको ये एक एक करके मार डालता है। ग्रीस के साउथ में एक राज्य उस टाइम था, उसका नाम था थेब्स। जैसे कि एथेंस, जैसे कि स्पार्टा, वैसे ही थेब्स एक राज्य था। वो बिल्कुल ही इसको अपना राजा मानने से इनकार कर देते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं। मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डिटेल में बताऊंगा कि उसकी जो सारी बैटल्स जो उसने लड़ी हैं, उसमें जो उसने स्टार्ट किया वो थेब्स से स्टार्ट किया, और कैसे वो थेब्स जो राज था उसको मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ और सिर्फ उसके उसके मंदिरों को और छोड़ दिया था, बाकी सबको उसने आ, जो आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थेब्स के बाद वो रुख करता है जो एशिया माइनर की तरफ और पर्शिया की तरफ।
उस टाइम क्योंकि पर्शिया और एशिया माइनर ये बड़ी ताकतें थी, तो इसकी तरफ वो रुख करता है। तो पहले वो ग्रेनिसस रिवर जो पड़ती है, जो आज करके मॉडर्न डे टर्की में पड़ता है, वहाँ पे उसका जो डेरियस 3 था, जो राजा था, उसका जो राज था वो बहुत ही विशाल था। तो वो आप लगा लें कि जो टर्की, आज का जो टर्की है, वहाँ से स्टार्ट होके पर्शिया, इजिप्ट, ये सारा उसका राज था। तो वहाँ पे वो फिर इजिप्ट में एक्चुअली जो पर्शिया में तक उसका राज था। तो पर्शिया में जो वो कैसे वो डारियस 3 है उसको चुनौती देता है, तो ग्रैनिस रिवर पे, ये भी मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो उसको हराता है और कैसे उसका अंत होता है। तो उसके बाद पर्शिया को, इजिप्ट को एक्वायर करने के बाद, उसको कॉन्कर करने के बाद, वो फिर और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये रही है कि उसने इन सभी देशों में जहाँ भी वो गया है, चाहे वो इजिप्ट हो चाहे वो पर्शिया हो, वो वहाँ पे किसी भी कल्चर को उसने जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया, और सबको इम्ब्रेस किया है, और अपना जो कल्चर था, जो ग्रीक कल्चर था, उसको ब्लेंड इन किया। और उसने खुद भी नहीं किया, बल्कि ना कि उसने खुद किया, बल्कि उसने अपने जनरल से, तो सबकी उनकी जो शादियां थी वहाँ की लड़कियों से की, जिसका कि बाद में उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा और उसको क्रिटिसिज्म भी उसका झेलना पड़ा। तो फिर वो करता करता, क्योंकि उसको तो था कि मैं तो ना रुकने वाला हूँ, मैं तो जैसे आर्कलिस था, मैं तो एक महान योद्धा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। और क्योंकि उसकी माँ ने उसको शुरू में ये चीज़ बताई थी कि तेरे अंदर देवताओं का जो राजा ज्यूस है, उसका खून है, ना कि किसी आम मनुष्य का। तो जैसे कि आर्कलिस था, वो क्या था कि उसके अंदर भी आधा ह्यूमंस का था और आधा गॉड्स का खून था। तो वैसे ही उसको भी, क्योंकि वो उसको अपना आइडल मानता था, तो वो अपने आप को एक अनस्टॉपेबल और कहने को योद्धा, वॉरियर मानता। तो ऐसे ही फिर वो रुख करता है जो हिंदुस्तान, वहाँ पे रुख करता है, इंडस रिवर, उधर से वो दाखिल होता है, और वहाँ पे फिर वो भी मैं आपको डिटेल में उसको नेक्स्ट वीडियो में उसकी बैटल्स के बारे में बताऊंगा, वो कैसे पोरस के साथ उसका सामना होता है, कहाँ से वो इतने बड़े हाथियों को जो उसने फर्स्ट टाइम देखा होता है, और वो कैसे ये एक स्ट्रेटजी और उसके टेक्निक को बनाता है कि कैसे इनको, हाथियों को जो है उसने हराना है। तो इतने बड़े जानवरों को जो देखा है, और पर फिर भी वो इसको कैसे कुशलता से मैनेज करता है, ये भी बड़ी उसकी बहादुरी का तो है ही है, बहादुर तो वो था ही, मगर उसकी कुशलता का, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी का ये चीज़ें सबूत देती हैं। तो 323 बीसी वो ईयर था जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, और वो कहाँ पे होता है, वो बेबीलोन में, जब भी वो वापस, क्योंकि आगे जो इंडस रिवर के बाद, पोरस को हराने के बाद जो आगे ब्यास रिवर आती है, ब्यास रिवर के बाद जो नंद डायनेस्टी होती है, और उसके गवर्नर्स जो हैं, कमांडर्स हैं, वो उसकी सेना आगे जाने को तैयार नहीं होती, वो मना कर देते हैं, क्योंकि उसका कारण वहाँ का लगातार, वहाँ का मौसम ख़राब था, लगातार बारिशें हो रही थी, और उनकी सेना में काफ़ी बीमारियाँ भी फैल गई थी। तो इसलिए मजबूरन उसको वापस जाना पड़ता है, और फिर वो रास्ता जो लेता है वापस जाने का, जो आज का जो बलूचिस्तान है, उस रास्ते से वो उधर वापस जाता है, जो कि मारूथल होता है, बहुत बड़ा डेजर्ट। पर वो कैसी ना किसी तरह मैनेज करके बेबीलोन तक पहुंचता है, जो कि मॉडर्न डे इराक है। वहाँ पे वो उसकी मौत होती है। उसकी मौत के भी कई हिस्टोरियंस की राय अलग है। कोई कहता है कि वो बीमारी से मरा है, कोई कहता है कि उसको उसकी जो शराब है उसमें जहर मिला दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने की उसको बहुत ही बुरी आदत थी। तो उसकी मौत में भी एक ये चीज़ भी है कि एक ये भी पक्ष रखते हैं हिस्टोरियंस की, उसका जो
जिगरी दोस्त था, पहले उसके साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है जब वो बेबीलोन में होता है उसके लास्ट स्टेज पे। तो फिर वो आर्ग्यूमेंट होने के जब वो दोनों ही शराब पी रहे होते हैं तो वो कैसे अपने जिगरी दोस्त पे, अब ये देखिए कि उसको जो उसका दोस्त होता है, जिगरी जो दोस्त होता है जिसने ग्रैनिसस की जो मैंने आपको पहले बताया ग्रैनिसस रिवर जहाँ पे उसकी डेरियस थ्री नाम के किंग से टक्कर हुई थी, वहाँ पे उसने उसके वो दोस्त ने उसको उसकी जान बचाई थी। तो उसी दोस्त को वो दारू के नशे में मार कर आता है। और आर्ग्यूमेंट की होता है तो वो जैसे ही वो आर्ग्यूमेंट बढ़ता है वो उसको उसके ऊपर हमला करता है और उसको मार के आता है। तो यहाँ से आप उसकी मेंटेलिटी अभी ये भी सोच सकते हैं कि वो किस तरह का राजा था। वो उसके बाद उसको मारने के बाद वो बड़ा रोता भी है, उसकी लाश के पास आके बहुत रोता है और बड़ा रिग्रेट भी फील करता है। पर वो इस तरह का राजा योद्धा था, उस तरह का एक ह्यूमन था कि वो उसको चैलेंज अगर कोई करे उसके सामने तो वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो उसका खुद का दोस्त क्यों ना हो। तो ये एक इंट्रोडक्शन और कहने को कि ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर थी। आई होप कि आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को, कुछ आपकी जो है इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको और अगली वीडियोस में उसकी जो बैटल्स उसने लड़ी हैं वो सब का मैं आगे उसकी बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप सब ठीक रहें और जल्दी ही जल्दी हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।